नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं। चुनाव के पहले कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन पर जरा गौर से देखने की जरूरत है। पहली घटना तो आप जानते हैं कि किस तरह से कांग्रेस हरियाणा के इलेक्शन को लेकर उसमें जो गड़बड़ियां हुई थी उसको लेकर गई थी चुनाव आयोग के पास शिकायत करने के लिए। खास तौर पे उसका ध्यान जो दिलाया गया था वो इन बातों पे दिलाया गया था कि कई जगहों पर पूरे दिन वोटिंग होने के बावजूद जब खोला गया तो जो मशीन्स थी वो 90% 95% चार्ज थी। आप सब मोबाइल भी यूज करते होंगे तो जानते होंगे कि 2-4 घंटे 5 घंटे अगर फुल चार्ज करने के बाद यूज कर लिया जाए तो अच्छा से अच्छा मोबाइल बैटरी जो उसकी होती है वो 80% 70% रह जाती है और 24 घंटे से ज्यादा तो बहुत कम मोबाइल हैं जिनकी बैटरी चलती है। ऐसे में यह सवाल उठा कि आखिर इलेक्शंस पूरा होने के बाद पूरे दिन की वोटिंग के बाद भी मशीनों के परसेंटेज जो थे, चार्जिंग के परसेंटेज जो थे वो 90% से ऊपर कैसे रहे। कांग्रेस ने बाकायदा जहां जहां ये मशीनें पाई गई थी जिनमें 90% से ज्यादा 95% से ज्यादा चार्जिंग थी उनका नाम दिया था और डिटेल में पूछा था कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कहेगा। इलेक्शन कमीशन को शिकायत की थी लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बैटरियां कितनी चार्ज हैं इसका चुनाव नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से चुनाव आयोग को कम से कम इतना तो बताना चाहिए था कि आखिर कौन सा प्रोसीजर था जिसकी वजह से बैटरियां 95% चार्ज रही। कांग्रेस की छोड़ दीजिए, जनता के मन में जो गलतफहमी पैदा हुई है कम से कम वो दूर हो जाती। लेकिन मजेदार बात यह है कि कांग्रेस की कोई शिकायत सुनने की जगह चुनाव आयोग ने बहुत सीधे सीधे इन सारे आरोपों को न केवल खारिज किया बल्कि कांग्रेस को लगभग धमकी देने वाले अंदाज में कहा कि जिस समय इलेक्शन चल रहे हैं, संवेदनशील समय है, उस समय इस तरह का आरोप लगाना जो है वो देश में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। जब मैं ये सारी खबर पढ़ रहा था उसी समय आपने देखा होगा कि बंबई से एक वीडियो आता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने और उस वीडियो में लंगर का सीन है, खाना खिलाए जाने का सीन है, भंडारे का सीन है। हम सब कभी ना कभी भंडारे करते रहते हैं, उसमें लोग आते हैं, खाते हैं और अचानक आप देखते हैं कि एक मुस्लिम महिला आती है, उससे नाम पूछा जाता है, तमाशा होता है और फाइनली कहा जाता है कि जय श्री राम का पहले नारा लगाओ और उसके बाद तुमको खाना मिलेगा। ये वीडियो मैंने देखा, ये वीडियो फटाफट वायरल हो गया, सारे लोग लानत मलामत करते हुए वीडियो लगाने लगे। उसके बाद एक मुस्लिम ग्रुप का ठीक वहीं से वीडियो आ गया, उसमें भी नाम पूछा गया, महिला ने हिंदू नाम बताया तो कहा गया कि आपको अल्लाहू अकबर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहां सबको खाना खिलाया जाए। सीधे सीधे रिएक्शन में बना हुआ वो वीडियो लग रहा था। इन वीडियोस को देखते हुए मेरे दिमाग में दूसरी चीजें चल रही थी। आज मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि थोड़ा रुक के थोड़ा गौर से ये पूरा वीडियो देखिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट इशू है, बेहद इंपॉर्टेंट बात है और जो वायरल चीजें चल रही हैं उनके पीछे क्या खेल है वो समझने और समझाने की कोशिश की है। उसमें इजराइल का क्या हाथ है। आप सोचेंगे कहां भंडारा कहां इजराइल, लेकिन इजराइल का क्या हाथ है वो भी मैं समझने और समझाने की कोशिश करूंगा। आप सब लोग जिन इलाकों में रहते होंगे हर जगह भंडारे होते हैं, कभी इस तरह की कोई घटना नहीं सुनी गई। पहली बात तो इस तरह की घटना हुई इलेक्शन के ठीक पहले हुई और उसके बाद वो वीडियो वायरल हो गया। इसका मतलब क्या है कि जिस समय कहीं खाना खिलाया जाता है क्या हर आदमी मोबाइल लेके खड़ा रहता है? सबको मालूम था कि इस तरह की घटना होने वाली है और उसका बाकायदा वीडियो बनाया गया। यह सवाल अपने दिमाग में रखिएगा। मैं आपको सीधे ले चल रहा हूं तकरीबन 1 साल पहले गार्जियन में आई एक रिपोर्ट और एक स्टिंग ऑपरेशन की तरफ। यह जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में इजराइल का एक आदमी है जिसका पूरा एक ग्रुप है जो इंटरनेशनल है। गार्जियन का एक संवाददाता वहां पर अफ्रीका के किसी देश का नेता बनके उससे मिला स्टिंग ऑपरेशन के लिए और उसने कहा कि क्या आप हमारे देश में चुनाव को रिग करा सकते हैं। जी, अफ्रीका का नेता बनके गार्जियन का पत्रकार जाता है इजराइल और वहां एक ग्रुप है जिस ग्रुप से वो बात करता है कि क्या आप लोग हमारे यहां इलेक्शन हैक कर सकते हैं। उस ग्रुप का जो चीफ है वो बताना शुरू करता है कि हमारा काम डिसइंफॉर्मेशन और इलेक्शन हैकिंग का ही है और वो उन कंट्रीज के बारे में बताना शुरू करता है जिन कंट्रीज में उसने इलेक्शन हैक किए हैं। और यहीं पर मेरी सांसें थम गई थी जब पहली बार मैंने ये रिपोर्ट देखा था। मैं बड़े गौर से देख रहा था और सोच रहा था कि कहीं इसमें हमारे देश का नाम ना आ जाए।
लेकिन इसमें हमारे देश का नाम आया। ये वीडियो जो आप देख रहे होंगे जिसमें वो बता रहा है कि किन किन देशों में इजराइल के इस कंपनी ने हैकिंग की है इलेक्शन की, उसमें भारत का नक्शा भी शामिल है, इंडिया का नाम भी शामिल है। यानी बहुत सीधी सी बात है कि वो ये दावा कर रहा है कि उसने इलेक्शन में हैकिंग की है। यानी इजराइल में एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा ग्रुप है, गैंग है, समूह है, जो भी आप कहना चाहें, जो पूरी दुनिया में जो भी देश चाहते हैं, जिन देशों के नेता चाहते हैं, उनसे पैसे लेकर इलेक्शन रिग कराता है, इलेक्शन हैक कराता है। और उसने जिन देशों में इलेक्शन हैक कराने का दावा किया उनमें भारत भी शामिल है। अब इसके बारे में भारत की तरफ से कोई रिएक्शन आया होता, कहा गया होता कि यह झूठ है, गलत है, तो मैं वो रिएक्शन भी दिखाता, लेकिन रिएक्शन मुझे नहीं मिला। मोस्ट प्रोबेबली अगर रिएक्शन होगा भी तो भारत ने यही कहा होगा कि इस पर हम भरोसा नहीं करते और इस तरह का हमने कोई काम नहीं किया। दुनिया का कौन सा देश और कौन सा नेता मानेगा कि उसने इलेक्शन हैक करवाया है। लेकिन इस आदमी ने भारत का नाम लिया। इसके बाद मैंने रिसर्च करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, तो इसकी बैकअप जो स्टोरी छपी थी, उस स्टोरी में जो कवर पेज था वो था गौरी लंकेश का। गौरी लंकेश के बारे में आप सब लोग जानते हैं, उनकी हत्या कर दी गई थी और अभी जब उनके हत्या के आरोपी जमानत पर छूटे हैं तो उनको बाकायदा माला फूल पहनाया गया है, स्वागत किया गया है। और ऐसा करने वाले जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स में से हैं। वैसे ये अपने यहां ट्रेंड बन चुका है, गुजरात में भी आप जानते हैं, बिल्किस बानो के हत्यारों और बलात्कारियों को जब छोड़ा गया था, रिहा किया गया था, गुजरात सरकार द्वारा जमानत दी गई थी, तो उनका भी स्वागत हुआ था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत कैंसिल कर दी। उनकी तो जमानत क्या थी, उनकी तो सजा ही माफ करके उनको रिहा कर दिया गया था। अभी बंबई में भी आप जानते हैं छोटा राजन को रिहा कर दिया गया। तो ये सब फिलहाल छोड़ देते हैं, ध्यान इस बात पर देते हैं कि आखिर गार्जियन में इसकी जो फॉलोअप स्टोरी छपी, उस स्टोरी में हमारी गौरी लंकेश का नाम क्यों था। इस स्टोरी के जब आप डिटेल में जाते हैं तो ये डिस इंफॉर्मेशन की बात करती है। यानी इलेक्शन हैकिंग के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि मशीनें हैक कर ली जाती हैं, वो तो एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है कि इलेक्शन में एक पार्टी के लिए माहौल बनाया जाता है और उसमें दो चीजें होती हैं, डिस इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन किलिंग। गौरी लंकेश का नाम यहां पर इसलिए आया कि गौरी लंकेश की जब हत्या हुई है उसके थोड़ी देर पहले अपना एक आर्टिकल वो फाइनल कर रही थी, अपने अखबार के लिए एक एडिटोरियल फाइनल कर रही थी जिसका अंग्रेजी में शीर्षक होगा इन द एज ऑफ फॉल्स न्यूज। बाद में वायर वगैरह में यह आर्टिकल छपा था। इसका मतलब हुआ कि झूठी खबरों, फेक न्यूज के जमाने में। यह आर्टिकल उन्होंने पूरा किया और उसके कुछ देर बाद उनकी हत्या कर दी गई। शायद इसीलिए गौरी लंकेश को वहां पर कवर पेज पर लिया गया है। आते हैं इस आर्टिकल पे। यह आर्टिकल बताता है कि ये जो इजराइल की कंपनी है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मशीनें हैक करती है, ये सब कुछ करती है। सबसे बड़ा जो काम करती है वो करती है डिस इंफॉर्मेशन यानी फेक न्यूज का। जो यह आर्टिकल था गौरी लंकेश का, उसका अंत उन्होंने यहां पे की है कि जो लोग फेक न्यूज की जांच कर रहे हैं, मैं उनको सलाम करती हूं और चाहती हूं कि और ज्यादा लोग होते जो फेक न्यूज की जांच करते। खैर, उस इजरायली कंपनी के बारे में गार्जियन ये बताता है कि बहुत प्लान तरीके से वो दो काम करती है। पहली बात तो ये कि ऐसा फेक न्यूज फैलाती है या ऐसे न्यूज फैलाती है जो मिस इंफॉर्मेशन के होते हैं, यानी या तो वो झूठे होते हैं और या तो वीडियो सही होता है लेकिन जानबूझकर स्टेज किया हुआ होता है। यानी ये हो सकता है कि जो खाना मांगने वाली हो और जो खाना बांटने वाले हों वो दोनों एक ही टीम का हिस्सा हो, दोनों को पता है कि इस मोमेंट पे ये वाली एक्टिंग करनी है, उसी समय कोई वीडियो बना लेगा, वीडियो वायरल हो जाएगा। यानी वायरल वीडियोस क्रिएट करना, अपने आप नहीं होना। एक तो क्या होता है, कोई घटना होती है, किसी ने उसको रिकॉर्ड किया, डाला ट्विटर पर, फेसबुक पर और वो वायरल हो गया। एक होता है कि प्लान तरीके से घटनाएं करवाना, जैसे हम लोग देखते हैं कई बार मुसलमानों को गाली गलौज देने की कोई आ गई, कोई कुछ आ गई, कहीं मुस्लिम पक्ष से हिंदुओं के लिए कुछ उल्टा सीधा कहा जाने के वीडियोस आ गई। ये एकदम अचानक गिर जाती हैं इलेक्शन के पहले। इसलिए मुझे शक हुआ कि ये जो काम करते हैं, और कोई जरूरी नहीं है इजराइल की कंपनी ही अपने यहां कर रही हो, वहां से बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है।
तो डिसइंफॉर्मेशन में एक तो फेक न्यूज फैलाया जाता है, उसके बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बहुत सारे फेक न्यूज चेक करने वाले हैं जिन्होंने चेक किया। अभी आप देखिए, ट्रेनों के जो रेल पटरियां थी उसको लेके तमाम तमाशा हुआ। कहीं पाकिस्तान का वीडियो लग गया, कहीं बांग्लादेश का वीडियो लग गया कि ट्रेन की पटरियों पर मुसलमान जो हैं वो जानबूझकर ऐसी चीजें रख रहे हैं जिससे एक्सीडेंट होता है। जब जांच हुई तो एनआईए ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, और जो एक दो घटनाएं हुई थी उसमें भी कोई मुसलमान नहीं पकड़ा गया। तो एक तो ये फेक न्यूज होती है, और दूसरा न्यूज बाकायदा इंस्टॉल की जाती है। और इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूज के साथ एक और चीज होती है कि बहुत सारी खबरें जानबूझकर दबा दी जाती हैं, जिसको कहते हैं स्टोरी किलिंग। यानी तीन चीजें हैं। पहली बात, फेक न्यूज फैलाना जिससे एक पार्टी के पक्ष में माहौल बने। दूसरी बात, स्टेज न्यूज फैलाना, यानी कि न्यूज क्रिएट करना, समाचार नहीं है जो नहीं हो रहा है उसको क्रिएट करना ताकि समाज में नफरत फैले, वोटों का ध्रुवीकरण हो, और उसका वीडियो बनाकर ऐसे डालना कि सबको लगे अपने आप यह घटना हुई है। ये जो घटना हुई है खाना बांटने वाली, मैं नहीं जानता, लेकिन पुलिस को और सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए कायदे से कि इलेक्शन के पहले कहीं जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए यह घटना प्लान तो नहीं की गई है। जब तक सरकार जांच नहीं करती है तब तक यह पता नहीं चलेगा कि यह घटना वाकई हुई है या यह घटना करवाई गई है महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले बंबई के अंदर जानबूझकर। क्योंकि बंबई को जितना मैं जानता हूं और देश को जितना मैं जानता हूं, मैं जहां रहता हूं, वहां जहां मेरा दफ्तर है, जहां मैं रहता हूं, हर धर्म के लोग रहते हैं। मस्जिदों पर खाना बंटता है, गुरुद्वारा के लंगरों में खाना बंटता है, लगातार यहां पर भंडारे होते हैं। मैंने अपनी आंख से न देखा कभी और न कभी कान से सुना कि कोई भी हो, चाहे सिख लंगर कर रहा हो, चाहे मुस्लिम मस्जिद में खाना बांट रहा हो, चाहे हिंदू भंडारा कर रहा हो, कोई भी बड़े से बड़े धार्मिक लोग भी भंडारे में कभी ये नहीं देखते हैं किस धर्म का आदमी खा रहा है, खा नहीं रहा है, किसी का नाम नहीं पूछा जाता है। बंबई वाले जो भंडारे में मुझे चीज खटक रही है, वो नाम पूछा जाना खटक रहा है, उस महिला का व्यवहार भी खटक रहा है, और उसके बाद ठीक उसी मोमेंट पे वीडियो का बन जाना और पूरे देश में फैल जाना, ये भी मुझे खटक रहा है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं डिसइंफॉर्मेशन तो नहीं है। और इंफॉर्मेशन किलिंग का तो हम रोज देखते हैं, बहुत सारी जरूरी खबरें दबा दी जाती हैं। आप देखिए, राहुल गांधी, पवन खेड़ा लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं। इतना वो जबरदस्त खोजी वीडियो था जिसमें उन्होंने अदानी के कारखाने में बनने वाले जो रिवाल्वर और बाकी सारे हथियार थे उनकी तस्वीर दिखाई, उसके बरक्स इजराइल की कंपनी में बनने वाली तस्वीर दिखाई, और पता चला कि दोनों में सिर्फ नाम का फर्क है। यानी सोचिए कितना बड़ा खेल हो रहा है कि सीधे इजराइल से हथियार खरीदा जा रहा है, यहां ब्रांडिंग करके उसको बेच दिया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए पवन खेड़ा और राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम अखबारों में, कम से कम चैनलों पर इसकी रिपोर्टिंग तो होनी चाहिए थी, इसकी जांच होनी चाहिए थी कि सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए आप उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि 99% ये झूठ है, फिर भी 1% सच होने की उम्मीद तो बचती है। अगर 1% भी सच है और पूरी जिम्मेदारी लेकर देश के विपक्ष का नेता, कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता, सारी जिम्मेदारी लेकर अपने अकाउंट से वो वीडियोस रिलीज कर रहा है आरोप लगाने वाला, तो आखिर उस आरोप की जांच क्यों नहीं हो रही है, नंबर 1। और आखिर वो आरोप किसी भी अखबार, किसी भी टीवी चैनल पर दिखाया क्यों नहीं जा रहा है, नंबर 2। इसी चीज को कहते हैं इंफॉर्मेशन किलिंग। यानी कौन सी खबरों को उठाना है, कौन सी खबरों को दबाना है, ये चीजें नियंत्रित की जाती हैं बाकायदा एक सेल द्वारा। वो सेल कौन चला रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन इस देश में कई सारी चीजें लगातार ऐसे हो रही हैं जिनसे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के प्रोसेस को सिर्फ मशीन से हैक नहीं किया जा रहा। मशीन के बारे में मैं नहीं जानता, कभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, जांच हुई, तब सामने आएगा कि भाई ये वोटिंग के बाद भी 95% कैसे रह जाती है, या ये कि जितनी वोट पड़ती है मशीन के अंदर जो रिकॉर्ड आता है उससे ज्यादा या कम गिनती कैसे होती है। मैं तो नहीं जानता, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, इसीलिए आमतौर से ईवीएम के बारे में बहुत बात मैं नहीं करता। कभी जांच होगी तो पता चलेगा, कभी ईमानदारी से जांच होगी तो पता चलेगा कि ईवीएम का खेल है या नहीं है। लेकिन जो मैं जानता हूं वो ये कि इस देश में डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज और न्यूज किलिंग का, इंफॉर्मेशन किलिंग का जो बिजनेस है वो जबरदस्त चल रहा है।
एक खबर कोई आती है और पूरे दिन सारे चैनल वही एक खबर चलाते रहते हैं। बहुत साफ समझ में आता है कि इस खबर को जानबूझकर प्रमोट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ खबर आती है और कोई उसको रिपोर्ट नहीं करता। इसका साफ मतलब होता है कि उसकी इंफॉर्मेशन किलिंग हो रही है। और इलेक्शन के पहले जैसे इस तरह के विवादित वीडियोस लगातार आते हैं, जैसे इस तरह की खबरें लगातार आती हैं, बहुत साफ समझ में आता है कि जो बात भाषणों से संभव नहीं हो रही है, उन बातों को इन वीडियो से संभव करने की कोशिश की जाती है, जिसका असर समाज के अंदर पड़ता है। पूरे देश में सांप्रदायिक वैमनस्य फैलता है और इस सांप्रदायिक वैमनस्य का फायदा किसे होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। मैंने कुछ पॉइंटर्स आपको दिए, कुछ खबरें दी आपको। गार्जियन की खबर आप खुद ढूंढ के पढ़ सकते हैं, पूरा वीडियो देख सकते हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए देश में क्या चल रहा है और अपने सोशल मीडिया से लिखने की कोशिश कीजिए ताकि कम से कम इसकी जांच हो। मैं 10 बार कह रहा हूं कि मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं जांच कर सकूं। मेरे पास अपने सवाल हैं जो लेकर मैं यहां हाजिर हूं। जांच करने का अधिकार जिन एजेंसीज को है, जांच करने का पावर जिन एजेंसीज के पास है, या जांच करने की एबिलिटी, योग्यता जिसके पास है, उन्हें जांच करना चाहिए और ढूंढ के निकालना चाहिए कि ऊपर से साफ सुथरे दिखने वाले हमारे चुनाव कहीं अलग अलग तरीकों से गड़बड़ तो नहीं किए जा रहे हैं। जांच ये भी होनी चाहिए कि वो जो इंटरनेशनल एजेंसी है जो दावा कर रही है कि उसने हिंदुस्तान में भी इलेक्शन हैक किए हैं या इलेक्शन रिग कराने में योगदान दिया है, मदद की है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि आखिर लोकतंत्र हमारे यहां वाकई चल रहा है या फिर लोकतंत्र की आड़ में खेल हो रहे हैं, जिसका पहला शिकार आप और हम हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।